बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसका हम शॉर्ट्स ओवरव्यू देखेंगे कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी का जो रिलेशन है लिविंग के साथ और लिविंग का फिर जो नॉन लिविंग के साथ रिलेशनशिप है, उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ बेनिफिशियल्स भी हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इसमें दो फेसेस हैं। एक में हम पॉजिटिव वे देखते हैं, दूसरे में हम नेगेटिव देखते हैं। यानी कि एक तरह से जो हमारी आज की ये जो जनरेशन है, जो सोसाइटी के अंदर लिविंग का इंट्रैक्शन है नॉन लिविंग के साथ, एक वे में तो वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। उसी ही लम्हे हम दूसरे फेस को देखते हैं तो वो हमें नेगेटिव असरात शो करवाता है। चलें देखते हैं ये किस तरह से हो रहा है। कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो कि ह्यूमंस की वजह से क्रिएट किए गए इस लैंड के ऊपर, उनको हम देख लेते हैं, जो कि आज ज़्यादातर एक्सटिंक्शन का बायस बन रहे हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ आज नापैद हो चुकी हैं और उसका कौन जिम्मेदार है? जस्ट एंड जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सारी चीज़ें आज के अंदर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, इसमें से काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स थे जो पहले रह रहे थे जबकि आज मौजूद नहीं हैं, बल्कि उनका कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म भी मौजूद नहीं है। तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल? ह्यूमन बीइंग। ये इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में जाके देखते हैं। उससे पहले एक स्पीशी की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली जो स्पीशी है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और क्या है कि जो फर्दर ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा वो भी फर्टाइल होगा। इट मीन्स दैट कि उसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इस चीज़ को हम स्पीशी कहते हैं। अब देखें तो जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ देखें जहाँ तो वो बढ़ती ही जा रही है। हाँ, किसी लिहाज से इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जिनको आज हम देखेंगे, वो नेगेटिव शो हो रहे हैं। लाइक एग्रीकल्चर के लिहाज से देख लें, हाउसिंग के लिहाज से देख लें, इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से देख लें। तो अब इन चीज़ों को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर है हमारे पास इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर को देखें, जैसे हमारे पास इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली खुराक भी ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा खुराक के लिए क्या है, हमें क्रॉप्स ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। अब क्रॉप्स ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, डेफिनेटली वहाँ पर हम ज़्यादा प्रोडक्ट भी हमें चाहिए, आउटपुट हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। नो डाउट कि हमें ज़्यादा क्रॉप्स लगानी है, लेकिन क्रॉप्स के लिए हमें पहले सॉइल भी तो चाहिए। हम कहाँ से लेंगे वो सॉइल? हम ट्रीज़ की कटिंग करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ट्रीज़ को कट डाउन करेंगे, फिर वो जगह हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? अपनी एग्रीकल्चर की फील्ड के लिए। तो एक तरह से देखें तो ट्रीज़ को कट डाउन किया जा रहा है। हाँ, इसी लम्हे मैं ये भी बताता चलूँ आपको, अगर ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं तो इसका क्या आपको लॉस होने वाला है? देखें, आपके पास ये नेचुरल प्यूरीफायर हैं प्लांट्स, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं जो कि हार्मफुल है। देख लें, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रोज़ बरोज़, कार्बन डाइऑक्साइड और मैनी अदर गैसेस, जबकि इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दे रही हैं, बारिश का सबब बन रहे हैं। आप इस फॉरेस्ट के जो यूजेस हैं देखें तो आपके जो क्लॉथ्स हैं इन्हीं से आए, जो शूज़ हैं इन्हीं से ले रहे हैं, टिम्बर की लकड़ी फ्यूल के तौर पर, मैनी अदर पर्पस के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी इस्तेमाल हैं, ये सारे आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेस्टिसाइड का या फिर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल।
जैसे मैंने बताया आपको, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट हम ज़्यादा कैसे लेंगे? पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। तो ये डेफिनेटली एनवायरनमेंट के अंदर इनके केमिकल्स जाते हैं, लाइक नाइट्रोजन के ऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएंगे, या फिर आपके पास सल्फ़र के ऑक्साइड्स एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएंगे, जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर देती हैं। और यही चीज़ें फिर आपके पास एसिड रेन का बायस बनती हैं। हाउ टू पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड अप इन द सी? यस, यू कैन सी हेयर। आप देखें तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा लैंड प्लॉट है, जिसके अंदर पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि यहाँ पर पहले ट्रीज़ एग्जिस्ट करते थे। जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो फिर डिफरेंट मकसद के लिए हमने डिफरेंट रूट्स अख्तियार कर लिए हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर हम देखेंगे अर्बनाइजेशन। आज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हर इंसान का ये ख्वाब है कि मैं किसी न किसी शहर के अंदर रहूं, मैं किसी ऐसी जगह पर सेटल हूँ जहाँ पर मुझे तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ मैसर हों। यानी कि सादे अल्फाज में, लोग सिटी के अंदर रहना पसंद करता है। लोग हायर से हायर क्वालिटी बिल्डिंग्स में रहना पसंद करते हैं। उनका ये ख्वाब है कि ऐसी बिल्डिंग, शीशे महल महल, हर तरह से जो फैसिलिटेटेड हो वो बिल्डिंग हो। तो ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं, ये सारी डिस्ट्रक्शन होगी। फर्टिलाइज जो एग्रीकल्चर्स लैंड है, जो हमारे पास फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। तब जाके ये हमारे पास अर्बनाइजेशन ग्रो करेगी। एक बात माइंड में रहे, जो लैंड है ये तबाह होगी डेफिनेटली। अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट भी होते हैं, घोंसले रिहाइश का, वो तबाह हो रही है। ऊपर मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया है कि हमारे पास एक्सटिंक्शन हो गई है स्पीशीज़ की। क्यों? क्योंकि हम उनके मस्कन तबाह कर रहे हैं। उनके रहने के लिए जगह ही नहीं होगी, तो उन्होंने फिर एक्सटिंक्ट ही होना है। अब जो मेन पॉइंट है हमारा अर्बनाइजेशन का, उसमें हमने ये चीज़ नोट करनी है कि लैंड हम यूटिलाइज कर रहे हैं। हर पर्सन ये चाहता है कि मेरा अपना ही कोई बिल्डिंग हाउस हो, टाउन हो। ओके, लेकिन ये चीज़ ड्रॉबैक है, जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड किए जा रहे हैं। अब मेन प्रॉब्लम जो अर्बनाइजेशन का है वो ये है कि हर बंदा कूड़ा क्रिकेट जो भी वेस्ट है उसको बाहर फेंका जा रहा है, उसी गली के अंदर, उसी ही जो रिहाइश गाह है स्ट्रीट्स के अंदर। तो ये इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड किए जा रहा है। अब मेन पॉइंट अर्बनाइजेशन के साथ साथ इसका हम दूसरा नेम ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी देखते हैं। आज के दौर में हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास एक अपनी गाड़ी हो, और जहाँ भी जाना हो वो प्राइवेट गाड़ी पे जाए इंस्टेड ऑफ यूजिंग लोकल ट्रांसपोर्ट। हालांकि उससे चाहिए था कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है उसी के थ्रू जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इससे क्या होता है? देखें तो एनवायरनमेंट के अंदर, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया आपके साथ, आप डिफरेंट केमिकल्स छोड़ रहे हैं, डिफरेंट आप गैसेस छोड़ रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड किए जा रहे हैं। अब हर शख्स अगर अपनी ही गाड़ी पर ट्रैवल करना पसंद करेगा तो उसके अंदर फॉसल फ्यूल होगा। वो फॉसल फ्यूल के थ्रू डिफरेंट केमिकल गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगी, जो कि एयर को पॉल्यूटेड करेंगी और डिफरेंट तरह की डिजीज़ का बायस बनेंगी। फॉसल फ्यूल्स आर, यस, फॉसल फ्यूल कोयला भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, नेचुरल गैस जिसे मीथेन कहते हैं, इसे कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस, ये लिंक्ड है आपका पॉइंट अर्बनाइजेशन से, और अर्बनाइजेशन लिंक्ड है ओवर पॉपुलेशन से। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ती जा रही है। क्यों? जैसे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स में इजाफा हुआ, उनके लिए फूड भी ज़्यादा चाहिए, ड्रेसिंग भी ज़्यादा चाहिए, शूज़, ईच एंड एवरी थिंग, हर एक चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। अब
इंडस्ट्रीज से क्या होता है एनवायरनमेंट को, इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट किस्म की केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि डिफरेंट गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड किए जा रहे होते हैं। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन रहेगी। अब ये तो थोड़ा था हमारा इन्वायरमेंट के लिहाज से। अब ज़रा देख लेते हैं कि लिविंग का सोइल के साथ क्या ताल्लुक है, यानी कि सोइल ओरिजिन को हम देख लेते हैं। तो ये भी पॉइंट हमारा एक तरह से लिंक्ड है। जैसे मैंने आपके साथ ऊपर जिक्र किया है फॉरेस्ट के लिहाज से, अब उनको काटेंगे तो डेफिनेटली सॉइल इरोजन होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ट्रीज़ हैं ये रजिस्टर हैं, ये नेचुरल रजिस्टर हैं। ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये आपके फ्लड्स वगैरह हो गए, जो स्टॉर्म्स वगैरह चलते हैं, तो उसके थ्रू ये सॉइल को ट्रांसपोर्ट होने से रुकावट का बायस बनते हैं। देन मेजर काजेज़ देख लेते हैं सॉइल एरोजन के। एक तो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है, जैसे मैंने अभी बताया। अब जैसे ये हम हैं, ये पीक को देखें अगर आप, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ तक आपके पास सॉइल मौजूद थी, सैंड यहाँ तक थी, लेकिन प्लांट मौजूद ना होने की वजह से, हैवी स्टॉर्म की वजह से यहाँ की जो सैंड थी वो ट्रांसपोर्ट हो गई किसी एक जगह से दूसरी जगह। और ये ज़्यादातर अलूवियल सैंड के अंदर होता है, यानी कि वो सैंड की नेचर जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है, उसे अलूवियल नेचर कहते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके पास ये ट्री की रोड्स मौजूद थी, देखें तो उस रोड्स ने सॉइल को आपस में कनेक्टेड रखा है, जोड़े रखा है, जो कि उसको ट्रांसपोर्ट होने में मदद नहीं दी। जबकि इसके दूसरी जानब अगर आप सेकंड पिक के अंदर देखें, तो यहाँ पर आपको सारी प्लांट्स ही वेजिटेशन नज़र आ रही है। क्या ये देखें, यहाँ से सॉइल को ट्रांसपोर्ट करना या यहाँ पर सॉइल की इरोजन पॉसिबल है? नेवर। इस पिक के अंदर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जहाँ वेजिटेशन नहीं होंगे वहाँ इजीली से आपके पास सॉइल एरोजन हो सकती है। सेकंड बड़ा काज जो कि बैड फार्मिंग मेथड्स। हम फार्मिंग तो कर रहे हैं और ये नेसेसरी भी है, लेकिन जो उस मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं ये गलत है। लाइक हम बात कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन को हम यूज़ नहीं करते। इट मीन्स दैट कि अगर एक सीज़न में एक क्रॉप हमने ग्रो करवाई है तो नेक्स्ट सीज़न में भी वही क्रॉप ग्रो करवाएंगे, फिर नेक्स्ट सीज़न में भी वही क्रॉप ग्रो करवाएंगे। तो इस तरह क्रॉप रोटेशन नहीं होती, एक ही क्रॉप ग्रो करवाते रहते हैं। सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से निकलते जाते हैं। तो हमारे पास एक तो क्वालिटी ख़राब होती जाती है प्रोडक्ट्स की, दूसरा क्वांटिटी कम होती जाती है। तो इसके थ्रू जो है हमारे पास इरोजन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड पॉइंट, जो हैवी आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लोग चाहते हैं कि क्रॉप रोटेशन ना करें, जबकि हम फर्टिलाइज़र के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करें। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि जितने ज़्यादा आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उसके अंदर हैवी मेटल्स होंगी जो कि सॉइल एरोजन का बायस बनेंगी। थर्ड मेन पॉइंट, ओवर ग्रेजिंग। ये भी लिंक्ड है एक तरह से आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन से। हर्बीवोर्स जब किसी एक एरिया में रह रहे होते हैं तो उन्होंने अपनी खुराक प्लांट से ही लेनी होती है डेफिनेटली। लेकिन जब वो एक ही एरिया के अंदर रहेंगे, बाकी जगह पर आपके पास प्लांटेशन ख़त्म कर देंगे, वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी, एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही वो रह रहे होंगे, तो उस जो लिमिटेड एरिया होगा उसे वो ओवर ग्रासिंग करेंगे, बार बार उसे नोचेंगे। तो जिस जगह से वेजिटेशन ख़त्म होती जाएंगी, अनडायरेक्टली ये बात कहता चलूँ कि वहाँ से सॉइल एरोजन के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। सॉइल इरोजन लीड टू डिजर्टिफिकेशन। यस, ये मेन पॉइंट है। पहले देखा हमने डिफरेस्टेशन को, डिस डिफरेस्टेशन से हुई सॉइल एरोजन। अब सॉइल एरोजन से क्या होगा कि इससे डेजर्टिफिकेशन होगी, यानी कि जो लैंड होगी वो एग्रीकल्चर के लिए काबिल नहीं रहेगी। एक तरह से देखें तो ऊपर हमने देखा रोज़ बरोज़ पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है,
तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो डेजर्टिफिकेशन है, ये क्या करती है, जो हमारे पास यूजेबल लैंड होती है उसको कन्वर्ट कर देती है डेजर्ट के अंदर। और डेजर्ट एक ऐसी लैंड है जहाँ पर कभी आपके पास क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकती। इसके बाद तीन हम वेज देखते हैं जिनके थ्रू हम सॉइल एरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज काउंटर प्लॉइंग, प्लॉइंग अराउंड हिल्स इंस्टेड ऑफ अप डाउन। प्लोइंग कहते हैं हल चलाना को। जैसे मैंने बताया आपको, सॉइल एरोजन को आपने कम करना है तो एक तरीका ये है कि आप वर्टिकली इंक्रीजिंग सॉइल एरोजन, आपने जो काउंटर प्लॉइंग करनी है ये रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन आपके पास रिड्यूस करती है। अगर वर्टिकली करेंगे तो जिससे सॉइल एरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्टिकली कहते हैं जो आपके पास स्ट्रेट होगी, यानी कि आप अप एंड डाउन की बात कर लें। तो इसकी बजाय अगर आप इसे काउंटर प्लॉइंग कर लें तो उससे आपके पास सॉइल एरोजन को किसी हद तक कम किया जा सकता है। वाटर सेटल्स इन फरो। यस, वाटर को फ्लो करवाना है, वैसे भी तो फ्लो करवा ही रहे हैं आप प्लॉट्स की फॉर्म में। अगर आप इनको फरो की फॉर्म में फ्लो करवाते हैं तो ये बेस्ट वे है, सॉइल एरोजन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जब फरो की फॉर्म में आपके पास वाटर फ्लो करेगा तो ये एक तरह से ये आपस में इसके पार्टिकल्स कनेक्टेड रह जाएंगे। सेकंड मेन पॉइंट है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि अल्टरनेट स्ट्रिप्स आप क्रॉप्स की यूज़ करेंगे जो कि प्लांटेड इन सेम फील्ड। एक ही फील्ड के अंदर आप डिफरेंट स्ट्रिप्स की यूज़ करें, यानी कि जो आपके पास क्रॉप्स हैं उसको डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में आप ग्रो करवाएं। तो इससे ये फ़ायदा होगा आपके पास कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो कंट्रोल में रहेगी। जस्ट सपोज एक एकड़ के अंदर आपने कॉर्न बेची हुई है, तो उसी के साथ वाला जो एकड़ है जो कि उससे अटैच्ड है उसके अंदर आप ओट बीज लें। जो उस ओट के साथ वाला अटैच एकड़ है उसके अंदर आप हाई बीज लें। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डेजर्टिफिकेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्रॉप और प्लांट, ये देखें जो आपके पास राइट एंगल पर विंड की डायरेक्शन है तो इसको आपने रेजिस्टेंस दी हुई है फॉलोइंग नेचुरल काउंटर ऑफ द लैंड। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो नेचुरल लैंड है उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन एक पॉइंट माइंड में रहे कि जिस वे में आपने क्रॉप्स ग्रो करवाई हैं दैट्स टू मच मैटर। तो आपने विंड की डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इनको देखना होता है। ट्रैकिंग इज़ अ गुड आइडिया टू बिल्ड अ ब्रिक वॉल इंस्टेड ऑफ रबल वॉल। ये देखें जैसे मैंने आपको ऊपर जिक्र किया है, अगर आप एक रबल वॉल लगाते हैं लाइक दिस वन तो ये कोई स्टेबल नहीं है आपके पास। अब ब्रिक वॉल डेवलप करें, ये आपके पास गुड आइडिया है। क्यों? इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, इसके पास कोई ग्लू नहीं यूज़ की हुई। हालांकि इसको देखें ये आपके पास स्टेबल भी है, एक ब्यूटीफुल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, ग्लो भी यूज़ की हुई है और शाइनेस भी है इसके अंदर। तो ये बड़ा बेहतरीन आइडिया है। वाई डू फार्मर्स क्विकली रिप्यूल्ड रबल वॉल्स आफ्टर डैमेज बाय द रेन। बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है कि जब बारिश के बाद नुकसान होता है फिर लोग क्या करते हैं, दोबारा बिल्डिंग करते हैं रबल वॉल की। हाँ, उस वक्त थोड़ी सी ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं तो देन आप कर सकते हैं। बट अगर रिसोर्सेज हों तो फिर आपने ब्रिक वॉल की बिल्डिंग करनी है। अब ज़रा मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसके अंदर क्या हो रहा है। मोनोकल्चर इज व्हेन वन टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ओवर लार्ज एरिया, इसे कहते हैं मोनोकल्चर। जब एक ही किस्म की क्रॉप आप एक लंबे एरिया के अंदर ग्रो करवा देते हैं। जस्ट सपोज किसी एरिया के अंदर आप गंदम बीज देते हैं और वो एरिया जस्ट सपोज आपका 200 एकड़ से भी ज़्यादा है,
तो उसे मोनोकल्चर कहेंगे। यानी कि एक ही कल्चर है आपका किसी एक ही एरिया के अंदर। और कल्चर ये मैं क्रॉप्स के सेंस में बात कर रहा हूँ, यानी कि किसी एक लार्ज एरिया के अंदर कोई सेम क्रॉप ग्रो की हुई होगी तो उसे आप मोनोकल्चर का नाम देंगे। मोनोकल्चर के कुछ फ़वाद भी होते हैं, लाइक लैंड जो है आपकी इंटेंसिवली यूज़ होती है, मोर फूड फॉर मोर पीपल। ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा लैंड और उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। लेकिन याद रहे, हर चीज़ जिसका कोई ना कोई एडवांटेज होता है उसी लम्हे उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक भी होता है, यानी कि डिसएडवांटेज भी होता है। तो जो मोनोकल्चर है उसका डिसएडवांटेज ये है कि जो ट्रीज होते हैं वो काट डाउन होते हैं, क्योंकि आपको एक लार्ज एरिया पर सेम क्रॉप ग्रो करवानी है। तो सेम क्रॉप ग्रो करवाने के लिए उस एरिया के अंदर से जितने भी फॉरेस्ट होंगे, जितने भी ट्रीज होंगे, उनको काट डाउन करवाना पड़ेगा। तो जैसे ट्री कट डाउन होंगे, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ट्रीज़ की कटिंग से कितने बड़े आपको नुकसानात फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा मैंने बताया आपको, बायोडाइवर्सिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है, आपका इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा मेन पॉइंट, रिपीटेड प्लॉइंग एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डैमेज द सॉइल। हम क्या कर रहे हैं, एक ही सॉइल के अंदर बार बार प्लॉइंग हाल चला रहे हैं और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं जो कि सॉइल को डैमेज किए जा रहे हैं। सॉइल के अंदर वो क्वालिटी नहीं रहती जो कि होनी चाहिए थी, और वो जब सॉइल के अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो वो हमारे प्रोडक्ट्स में कैसे मिलेगी। फिर हम क्या करते हैं, उनको इनक्रेज़ करने के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। लेकिन कभी भी जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होंगे आपको वो क्वालिटी नहीं देंगे जो कि नेचुरल सॉइल ने आपको देनी थी। थर्ड मेन पॉइंट पे चलते हैं, जो पेस्ट स्प्रेड क्विकली एज प्लांट आर क्लोज टुगेदर एंड नेचुरल प्रेडेटर आर किल्ड बाय पेस्टिसाइड। मोनोकल्चर का फ़ायदा तो आपने देखा, लेकिन नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जितनी क्रॉप्स आपकी करीब करीब होंगी, चूँकि क्रॉप्स ही मोनोकल्चर हैं, एक जैसी हैं, अगर किसी एक पौधे पर कोई एक डिजीज़ अटैक करती है तो वो आपकी तमाम जो लैंड एरिया है, कवर्ड एरिया है, तमाम की तमाम क्रॉप्स को डैमेज कर देगी। क्यों? क्योंकि सारी फसल आपने एक ही ग्रो करवाई हुई है। अगर किसी एक क्रॉप के ऊपर किसी एक पेस्ट का अटैक होता है तो वही पेस्ट आपका पूरी क्रॉप को डैमेज कर देगा। तो एक लंबे एरिया के अंदर आपकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब देखें तो कुछ क्वेश्चन भी अराइज होते हैं, जैसे मोनोकल्चर फार्मिंग है, ये अक्सर औक़ात पूछा जाता है कि इसके कुछ फेवर पॉइंट डिस्कस करें, कुछ डिसफेवरिंग पॉइंट डिस्कस करें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इसके कुछ ज़्यादा हैं, ये आपने हाईलाइट करने हैं। अब ज़रा हम डिफरेस्टेशन को देखते हैं। ट्रीज को हम कट डाउन क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखें, पहले पहले मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया है, हमारा मेन मकसद बिल्डिंग बनाना है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, हमने रोड बनाने हैं, हमने फैक्ट्रीज बनानी हैं, तो इन सब के लिए लैंड चाहिए। और वो लैंड हम कहाँ से ला के आ रहे हैं? ट्रीज़ की कटिंग करते हैं, जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, फिर वो लैंड हम बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोड्स बनाने के लिए या फिर फैक्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट तो समझ आ गया कि हम दरख्तों को क्यों काटते हैं। सेकंड मेन पॉइंट, आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने से क्या होगा? खुराक ज़्यादा चाहिए। खुराक ज़्यादा आप कहाँ से लेंगे? ज़्यादा आप क्रॉप्स लगाएंगे। ज़्यादा क्रॉप्स लगाने के लिए आपको एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा चाहिए। तो कहाँ से लाएंगे एग्रीकल्चर लैंड? फॉरेस्ट को ख़त्म करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड मिलेगी। दूसरा पॉइंट समझ आ गया। तीसरा मेन पॉइंट, जो फ्यूल के लिए हमें वुड चाहिए, डेफिनेटली डिफरेंट पर्पस के लिए हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, और उस फ्यूल को हम ट्रीज से लेते हैं, और ट्रीज जब तक कट नहीं होंगे
तब तक हम उससे फ्यूल यानी कि फाइट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी वुड भी है जो कि बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं ट्रीज़ के, लेकिन जो वाटर साइकिल है ये इम्बैलेंस हो जाता है। अब वाटर साइकिल क्या है, ये मैंने एक ऊपर आपके पास वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी वाटर साइकिल के ऊपर, आप उसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट सा ओवरव्यू यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। जो लेस रेन होती है आपके पास वो कम से भी कमतर होती जा रही है किन एरियाज़ में, जहाँ पर आपके पास ट्रीज़ कम है। क्यों? मेजर आपके पास वाटर रिजर्वायर कौन है? सॉइल के अंदर जो भी रिवर है, ओशन है, वो है। लेकिन वो जो ओशन है उससे वाटर आपका ट्रांसपायरेशन के थ्रू एयर के अंदर जाता है। जैसे वो वाटर आपका एयर के अंदर जाएगा तो वहाँ से फिर आपके पास रेन के थ्रू वाटर वापस आता है। एक तरीका ये है। दूसरा, जो आपका वाटर टेबल है या फिर ओशंस या रिवर्स के अंदर वाटर मौजूद है, वो वाटर आपका डायरेक्टली सन रेज के थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू, एवापोरेशन के थ्रू ऊपर चला जाता है। सेकेंड मेन काज, सिवियर इम्पैक्ट ऑन द सॉइल। जैसे आप कटिंग कर रहे हैं, डिफरेस्टेशन कर रहे हैं, तो जो रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो ज़्यादातर आपकी सॉइल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? जब फ्रेट्स ही मौजूद नहीं होंगे तो रूट्स ही नहीं होंगी, तो ये आपके पास कवरेज नहीं होगी। थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं जो ड्राइव्स होती हैं वो काउंटलेस प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को एक्सटेंशन हो रही है। मेन पॉइंट जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, जैसे फॉरेस्ट को काटेंगे, कटिंग होगी, तो मेन डैमेज किसको होगा? जो उन फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स रह रहे थे आपके, जो उनके घोंसले थे, जो उनकी रिहाइश गाह थी, वो तबाह हो जाती है। तो एक तरह से वो स्पीशीज़ आपकी एक्सटिंक्ट हो रही है। बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो लाइफ जो इस अर्थ पर प्रेजेंट है वो भी एक तरह से अफेक्ट हो रही है। सम हाउ, नॉट मच मोर, बट अफेक्ट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होता जा रहा है जैसे अब डिफोरेस्टेशन बढ़ती जा रही है। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया। जैसे प्लांट कट आउट होंगे तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ देखें तो ये जो CO2 एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, ये प्लांट आपके एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं और एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो प्लांट ही मौजूद नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट को कोई एब्जॉर्व करने वाला नहीं होगा, और ये CO2 ही वाहिद आपके पास सोर्स है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर रहा है। पांचवा बड़ा ड्रॉबैक, जो नेचुरल सोर्स है उसको वेस्ट कर रहे हैं। लाइक मैंने कहा आपको, आप किसी भी फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं तो फॉरेस्ट से आप फूड भी तो लेते हैं, आप फॉरेस्ट से सीड भी लेते हैं, आप फॉरेस्ट से फ्रूट्स भी लेते हैं, रेजन्स भी लेते हैं, रबर भी लेते हैं। जब आपके पास प्लांट्स ही मौजूद नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लेंगे? एक लिहाज से आपने देखा कि नेचुरल सोर्स को भी आप वेस्ट कर रहे हैं। सेलुलोज जो कि आप प्लांट से ही ऑब्टेक्ट करते हैं और इस सेलुलोज को आप डिफरेंट थ्रेड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और थ्रेड को फिर आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक वोवन इन क्लॉथिंग हो गया, या डिफरेंट आप जो विस्कोसी चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए, ड्रेसिंग को बनाने के लिए आप थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो थ्रेड्स से ड्रेस बना। इनडायरेक्टली अगर बात करूँ तो ड्रेस कहाँ से बना? प्लांट से बना। क्यों? प्लांट से आपने सेलुलोज लिया, सेलुलोज से आपने क्या किया? थ्रेड बनाए, थ्रेड से आपने ड्रेसिंग या विस्कोसिटी जो भी मटेरियल आपको चाहिए था। कुछ पोस्टर्स भी आजकल शाया होते हैं कि हाउ कैन ट्रीज बी सेव्ड, कि हम ट्रीज को सेव कैसे कर सकते हैं। ये तो आपने देखा कि अभी तक हमने इसकी तबाहकारियाँ पढ़ी हैं कि डिस्ट्रॉय कैसे किया जा रहा है, लेकिन ये भी उसी लम्हे ज़रूरी है कि हम इसको सेव करें।
किसी तरह से हमें इसको रिजर्व करें। तो चलें देखते हैं। एफोरेस्टेशन यानी कि उस एरिए के अंदर प्लांट लगाने हैं जहाँ पर पहले से कोई प्लांट मौजूद ना हो, इसे कहते हैं एफोरेस्टेशन। जितने ज़्यादा प्लांट्स लगेंगे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होगा। ये एक पॉइंट बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हवाले से आपने डिफरेस्टेशन को देखना है कि आने वाले 3 सालों में इसका क्या इम्पैक्ट्स जाएगा, और पॉपुलेशन के ह्यूमन पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट है फॉरेस्ट के ऊपर, इस हवाले से आपने इन चीज़ों को देखना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कहते किसे हैं? पॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये इन्वायरमेंट के अंदर एक अनडिज़ायरेबल चेंज है जो कि इलनेस काज करता है, बीमारियों का बाइस बनता है, हार्मफुल इफेक्ट शो करवाता है इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग्स के ऊपर। अब इन जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन जो काज करने वाला एजेंट होता है उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। और पॉल्यूशन की फिर बहुत सारी टाइप्स हैं। हर पॉल्यूशन की टाइप के फिर डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। लाइक अगर बात करें पॉल्यूटेंट्स को, वो सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, वो एनर्जी भी हो सकती है। टाइप की बात करें पॉल्यूशन की तो लाइट पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है। इनको हम इंडिविजुअली वन पे वन स्टडी करेंगे आगे जाके। मेजर 3 टाइप्स हैं पॉल्यूशन की: एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। अगर देखें एयर पॉल्यूशन को, तो जो आपके एयर है, अगर एयर कॉन्टामिनेटेड हो जाती है, अगर एयर आपकी पॉल्यूटेड हो रही है तो इसे एयर पॉल्यूशन कहेंगे। अगर आपकी जो लैंड है ये वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू ये कॉन्टामिनेटेड हो रही है तो इसे लैंड पॉल्यूशन कहेंगे। अगर तो आपके पास जो वाटर है ये कॉन्टामिनेटेड हो गया है तो इसे आप वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। अब इन सब को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन यानी कि जिसका दूसरा नाम लैंड पॉल्यूशन है, ये क्या है। इनके काजेस और कंट्रोल को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का जो मेजर काज है वो लेड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फ़र के ऑक्साइड हो गए। ये एक मेजर काजेस है। अब ज़रा देखें तो ये तो मैंने आपके पास पॉल्यूटेंट डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके बिहाइंड कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको प्रोड्यूस कर रही है। आपके रेफ्रिजरेटर्स, जो रेफ्रिजर हम यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा जो भी हमारे पास बर्निंग प्रोसेस हैं, जितने भी हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। व्हीकल के जो एग्जॉस्ट होते हैं उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। जो भी बर्निंग प्रोसेस है, अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होगी तो उसके थ्रू हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी। नाइट्रोजन, जो हमारे पास लाइटनिंग का प्रोसेस होता है उसके थ्रू नाइट्रोजन पैदा होती है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के थ्रू नाइट्रोजन पैदा होती है। और जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं उसके थ्रू नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा हो रही हैं। फर्टिलाइज़र के थ्रू सल्फ़र के ऑक्साइड भी पैदा हो रही हैं। बर्निंग प्रोसेस के थ्रू भी सल्फ़र के ऑक्साइड पैदा हो रही हैं। तो एक तरह से ये जितने भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये एयर को पॉल्यूटेड बना रहे हैं, जो कि हमारे पास फिर डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिजीज़ का बायस बन रहे हैं। अगर जैसे हम लेड की बात करें, एक लेड एक टॉक्सिक एलिमेंट है, उसकी बात करें तो ये एंटी नॉक है। लेड एंड्स इन द एयर फ्रॉम द कार्स एग्जॉस्ट। जो गाड़ियों की एग्जॉस्ट होते हैं, यानी कि उसके अंदर आपने कोई भी फ्यूल इस्तेमाल किया, पेट्रोल या फिर डीजल आपने यूज़ किया, जो भी फ्यूल इस्तेमाल किया, उससे आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर क्या जाता है, लेड जाता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर लेड का काज कौन हो गया? जो गाड़ियाँ होंगी, व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया, ये काज कर रहा है। अच्छा, ये तो आपने देखा कि काज क्या है लेड का। अब ज़रा ये भी देखें, अगर एनवायरनमेंट के अंदर गाड़ियों के एग्जॉस्ट से लेड जाती भी है
तो इससे हमें क्या नुकसान होने वाला है? ब्रेन इससे इफेक्ट होता है, और जो लीवर होता है यंग चिल्ड्रन का, जिगर, ये ज़्यादातर डैमेज हो जाता है। दैट्स हमारे पास जो ब्लड की प्रोडक्शन है वो डैमेज हो जाती है, डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं लोग। अब जो क्वेश्चन बाज़ वक़्त पूछा जाता है कि जो मोटर कार्स हैं ये हमारे पास किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं या कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, तो ये जो ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये इसका राइट आंसर है। अब दूसरा, मेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे मैंने बताया आपको, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर डिफरेंट गैसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर जो हमारे पास एयर कंडीशंस यूज़ हो रहे हैं आजकल, तो उसके अंदर भी डिफरेंट गैसेस इस्तेमाल हो रही हैं, या फिर जो हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू भी इन्वायरमेंट के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस जा रही हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं। दूसरा मेन काज, जो एरिसोल कैन्स होते हैं या प्रोपिलैंड्स होते हैं, या फिर जो प्लास्टिक के फॉर्म्स होते हैं, लाइक इसको देख लें, ये जो आपके पास पड़े हैं, इसके थ्रू भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपकी इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं। अब सी एफ एस डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। पहले तो देखा आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ कहाँ से रहे थे, आप ज़रा ये देख लें, अगर एनवायरनमेंट के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन चले भी जाते हैं तो क्या नुकसान होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डैमेज करेंगे। ओजोन लेयर को डैमेज करेंगे तो क्या होगा? आपके पास जो हाईली टॉक्सिक रेज होती हैं सन की, वो इनडायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आएंगी, तो वो डिफरेंट डिजीज़ का बायस बनेंगी। अब उन रेज को आप यूवी रेज भी कहते हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि पहले ओजोन ने रोकी हुई थी, आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू ओजोन लेयर को डैमेज किया, जिसके थ्रू यूवी रेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पहुंची, जिन्होंने डिफरेंट डिजीज़ को काज कर दिया। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये ओजोन को ऑक्सीजन और कीप्स डूइंग दिस, और ये ऑक्सीजन को फिर ये ब्रेक डाउन करते जाते हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड? ज़रा सोचें, अगर ओजोन लेयर मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती है तो क्या होगा? एक लम्हे के लिए सोचिए। यस, तबाहकारियाँ होंगी टोटली, जो आपके पास डिस्ट्रक्शन होती जाएगी ओजोन लेयर की। उससे जो लेड है आपके पास, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पहुंचेंगी। उससे क्या होगा? ज़्यादा जो चांसेस हैं वो हमारे पास स्किन कैंसर के होते हैं, यानी कि स्किन का कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। जो प्लांट्स हैं आपके वो डैमेज हो जाते हैं। अगर एक लिहाज से देखें तो प्लांट्स आपके पास प्रोड्यूसर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब कभी प्लांट डैमेज होंगे तो याद रखिएगा फूड चेन डैमेज होगी। जब फूड चेन डैमेज हो गई है, समझ लें लाइफ यहाँ पर ख़तरे में पहुँच गई है। दूसरा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाता है ओजोन लेयर के ख़त्म होने से। तीसरे नंबर पर जो वेदर का पैटर्न है, यानी कि ये जो हमारे पास वेदर बने हुए होते हैं, स्प्रिंग ऑटम हो गया, वाट एवर सोन, ये हमारे पास अल्टरनेट हो जाते हैं, इसमें चेंजेस आ जाती हैं, फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। अगर ये देखें, ये हमारे पास 1979 के अंदर था, अब 1986 के अंदर ज़रा देख लें क्या कंडीशन है। जैसे जैसे आपके पास ये बढ़ता जा रहा है टाइम पीरियड, तो डिफरेंट गैसेस आप इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में ओजोन होल जो है आपके पास इनक्रीज होता जा रहा है और डिफरेंट डिजीज़ का बायस बनता जा रहा है। अब ये तो थे कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नुकसान। अब ज़रूरी है जहाँ कोई चीज़ नुकसान कर रही होती है उससे बचना भी लाजमी होता है। तो हम कैसे बच सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से? हमने ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं जो कि ओजोन की रीफिलिंग कराएं, ना कि डिस्ट्रक्शन करवाएं। हमने उन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा देना है जो कि ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से हम ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन,
कि डिफरेंट कंट्रीज़ का जो एरोसोल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को वो किस तरह से इसको कंट्रोल कर रही है। तो इसका आंसर ऊपर मौजूद है। अब एयर पोल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का भी बड़ा रोल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ज़रा इसको देख लेते हैं, ये कहाँ से पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो सूट है यानी कि धुआं, मैंने कहा इनकम्प्लीट बर्निंग से क्या होता है, स्मोक, यानी कि सूट, ये जो ब्लैक ही आपके पास धुआं है। अब इससे क्या होगा, जो बिल्डिंग्स हैं रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस, काजेस इरिटेशंस ऑफ द लंग्स। अब जो सूट है, आपने कहा सूट से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गई, उसने बिल्डिंग को तबाह किया, बिल्डिंग का कलर ही चेंज कर दिया। दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का रेट है ये कम हो जाता है। क्यों? प्लांट्स की जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं, उनके ऊपर लेयर्स ही बन जाती है। और तीसरा बड़ा काज, जो लंग्स हैं उन्हें इरिटेशन काज होती है। लंग्स में इरिटेशन काज करने वाले कौन है? जो सूट होगा या फिर जो आपके पास कार्बन के ऑक्साइड होते हैं। अब जो कार्बन के ऑक्साइड हैं वो बर्निंग फॉसल फ्यूल के थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस तो किया, बट एनवायरनमेंट के अंदर कैसे गया कार्बन के ऑक्साइड? थ्रू बर्निंग फॉसल फ्यूल को जो इस्तेमाल किया आपने, उसके थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के। तीसरा मेन सोर्स ग्रीन हाउस गैस, जो कि अफेक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज होने में। यानी कि ये कवर के तौर पर काम करता है, जो कि बाहर से आने तो दे रहा है रेस को, जबकि वापस नहीं जाने दे रहा। एज ए रिज़ल्ट जो आपके पास वो रेस होती हैं वो आपके उस एरिए को वार्म अप कर देती हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस के आपके पास होता है। लेकिन जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है इसका भी सेम रोल है। ये क्या कर रही है, सन से रेज को ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आने दे रही है, लेकिन आपके पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये वापस नहीं जाने दे रही उन रेज को, ये इंट्रैप कर लेती हैं। तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर सनलाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये इसको वापस नहीं आने जाने देती, यानी कि जो एयर का है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके रख देती हैं। अब ज़रा यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप गौर करें, तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है, आसमान से आपके पास रेस आ रही हैं, बट ग्रीन जो आपके पास ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है इसने इन रेस को वापस नहीं जाने दिया। हालांकि इन रेस ने रिफ्लेक्ट होना था, तो CO2 ने कवर कर लिया, एज ए रिज़ल्ट इसको वार्म अप कर दिया। अब मीथेन को ज़रा देख लें। ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट में मीथेन का बड़ा अहम किरदार है। मीथेन को आप इमिशंस पर एनिमल या ह्यूमन पर ईयर के लिहाज से भी नोट करते हैं, जैसे ये हमने दिखाया है आपको। अब देखें, ग्रीन हाउस गैस की वजह से आपने कहा ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टेम्परेचर बढ़ा है, तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे सब बड़ा नुकसान ये होगा, जो आइस होगी आपकी वो मेल्ट होगी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो एनिमल्स नहीं एग्जिस्ट कर सकेंगे। अब एनिमल्स एक तो नॉर्मल लैंड के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, दूसरा जो आइस होगी वो मेल्ट हो जाएगी, तो क्या है वहाँ पर भी जो एनिमल्स रह रहे थे उनकी लाइफ भी ख़तरे में आ जाती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम एयर का टेम्परेचर कैसे राइज कर सकते हैं। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज करना है हमने। प्लांट्स एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन देनी है। तो एक तरह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर कंट्रोल करना हो तो किसको देखेंगे हम? प्लांट्स को। क्यों?
क्योंकि ये हमारे पास वाटर लॉस भी तो करते हैं वेल्टिंग के थ्रू। जब मुरझा जाता है पौधा तो एनवायरनमेंट के अंदर ये अपने एवापोरेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर एनवायरनमेंट के अंदर लॉस कर देता है, जिसके थ्रू हमारे पास एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसको हम प्लांट्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। 4 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज़ हो रही हैं उनको हम कम कर सकते हैं। जो पैसेंजर के व्हीकल्स हैं उसको हमने इस्तेमाल करना है, यानी कि लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, बजाय इसके कि हम अपनी अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे सोर्सेस इस्तेमाल करने हैं जिसमें कम से कम फ्यूल इस्तेमाल हो। जितना फ्यूल कम इस्तेमाल होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास हीट प्रोडक्शन कम होगी, उतनी ज़्यादा कम गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगी। जो गाड़ियों के नंबर हैं वो हमने रिड्यूस करने हैं, यानी कि वही बात, हमने लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, कोई भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करनी। किस मकसद के लिए? अगर हम एनवायरनमेंट को सेफ देखना चाहते हैं तो। अब हमने कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उससे हमने वॉश करना है। कार वॉशिंग को हमने, यानी कि गाड़ियों को एक या जो भी चीज़ है उसे वॉश करके रखना है, क्लीन साफ़ सुथरा रखना है। और दूसरा, शेयर करना है हमने चीज़ को। जब साफ ज़रा है, जब कोई चीज़ साफ़ सुथरी होती है तब हम शेयर करते हैं। तो जो गाड़ियों की शेयर है इसको हमने इनकरेज करना है, यानी कि कहीं जा रहे हैं तो साथ चलते शख्स को या फिर किसी को कहकर, अगर आपने भी जाना है तो उसको साथ ले चलें। एक लिहाज से वो अपनी गाड़ी लेके जाएगा, आप अपनी लेके जाएंगे, तो इस तरह इन्वायरमेंट आपका तबाह होगा। तो ये जो इन गाड़ियों की शेयरिंग है इसको आपने इनकरेज करना है। इस तरह से भी आप अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। दूसरा मेन पॉइंट, बाईसाइकिल को इनकरेज करना है। यस, कि आपने बाईसाइकिल का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। वो चीज़ें जिसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता, याद रखिएगा कि वो आपके इन्वायरमेंट को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अब ज़रा आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, कि कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या असरात हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तो मैंने आपको बताया ये इनकम्प्लीट बर्निंग के थ्रू पैदा होती है, और ये क्या करती है, जाके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। और हीमोग्लोबिन का ये काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है तो ये फिर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती। अब मेन सेकंड पॉइंट जो कि एयर पॉल्यूशन है, उसके बड़े काजेस को देखते हैं, जिसमें लेड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर। ऊपर तीनों तो हमने डिस्कस किए हैं जो कि एयर पॉल्यूशन के अंदर थे। लेड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड। अब रह गए हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। तो ज़रा इनको देख लेते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जो कि बर्निंग फॉसल फ्यूल के थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हैं, जो एसिड रेन का बायस बनते हैं, मैंने जिक्र किया आपके साथ। यहाँ से देख लें। अब ये क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन कौन सी होती है? वो रेन जिसमें जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाती है ड्रेन वाटर की, तो वो एसिड रेन होगी। और नॉर्मल वाटर की, जो हमारे पास नॉर्मल रेन होती है, उसकी पीएच होती है 5.6। जब कभी पीएच 5.6 से कम होगी तो वो आपके पास एसिड रेन कहलाएगी। अब एसिड रेन का नुकसान क्या है, जो कि काज हो रही है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, तो इसका अब क्या इफ़ेक्ट्स हैं? ये लाइमस्टोन, जितना भी चूना का पत्थर है, उसको डैमेज कर देती है। जो आपके पास एसिड रेन है, ये प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिड्यूस करती है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है
तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। ये आपके लीफ को डैमेज कर देती है, न्यू सीडलिंग को डैमेज करती है, फ्रूट को डैमेज करती है। जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स का कलर ख़राब कर देती है। आप यहाँ से देख लें, ये सारा एसिड रेन का कमाल है। 1963 के अंदर एनवायरनमेंट को देखें और 1983 के अंदर एनवायरनमेंट को देखें, तो इसके बिहाइंड कौन है? एसिड रेन। एसिड रेन लेक्स के अंदर जब जाएगी तो क्या करेगी? एसिडिक नेचर थी, वाटर ओशन की एसिडिटी इंक्रीज कर देगी, जो कि क्या करेगी? फिशेस को या फिर जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे उनको किल कर देगी, इनवर्टिब्रेट्स को किल कर देगी। काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जो एसिड वाटर होता है उसके क्या असरात होते हैं। अब कुछ इफ़ेक्ट्स जिनके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को देख लें, लिविंग सॉइल इनफर्टाइल को देख लें, तो ये भी एसिड रेन के अंदर आ जाते हैं कि जब एसिड रेन होती है तो ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को निकाल ले जाती है और सॉइल्स के अंदर जो फर्टिलिटी होती है, यानी कि सॉइल जो फर्टाइल होती है, फिर वो आफ्टर एसिड रेन इनफर्टाइल हो जाती है। हालांकि रेन वाटर बेनिफिशियल है, लेकिन जब ड्रेन वाटर एसिड रेन की फॉर्म में आएगा तो ये फिर हमारे लिए बेनिफिशियल की बजाय नुकसानदायक होता है। अब जो पॉल्यूटेंट्स हैं एयर के अंदर, उनको हमने कम करना है, जिसमें मैंने कहा डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू एयर पॉल्यूटेंट हमारे जा रहे हैं। लाइक गाड़ियों के थ्रू हमारे पास जा रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, डीजल इंजन के थ्रू। तो मैंने क्या कहा, आपने इसको कैसे कम करना है? लोकल ट्रांसपोर्ट की यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्ट। दूसरा, जो हमारे पास एग्जॉस्ट इन है और एग्जॉस्ट आउट है, यहाँ पर हमने कन्वर्टर लगा देने हैं एग्जॉस्ट आउट की जगह। फिर में क्या होगा, जो हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूटेंट्स जाने लगेंगे तो जो कन्वर्टर होगा उनकी टॉक्सिसिटी कम कर देगा। सेकंड, जो कैटालिटिक कन्वर्टर होंगे पेट्रोल इंजन्स के अंदर, वो हमने यूज़ करने हैं, यानी कि ऐसे ऐसे कन्वर्टर लगा देने हैं जो कि उन चीज़ों को टॉक्सिसिटी को कम से कम कर रहे हैं। और जो कैटालिटिक कन्वर्टर होंगे ये रिएक्शन काज करते हैं, जो बैड पॉल्यूटेंट होते हैं एग्जॉस्ट गैसेस के, वो कि हार्मलेस गैसेस प्रोड्यूस कर सकें। लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए। अब चलते हैं मेन सोर्सेज की तरफ के एनर्जी के मेन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, यानी कि एनर्जी हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो दो बड़े मेन सोर्सेज में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, उनको हम दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं, यानी कि दोबारा वापस ले आ सकते हैं। लाइक सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गई। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉसल फ्यूल की बात कर लें तो फॉसल फ्यूल हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आ जाते हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में आ जाते हैं। क्लियर एनर्जी में आपने कुछ पिक्स देखी हैं। आप ज़रा देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को, कि वो हमारे पास कोयला, जैसे मैंने बताया आपको कोयल है, ये भी एयर पॉल्यूशन का काज बन रहा है। कोयल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये हमारे पास बेहतरीन सोर्स हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते। सोलर और विंड एनर्जी इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते, जबकि जो हमारे पास कोयल है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है, एक तरह से तो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। सादा अल्फाज में क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। दूसरा, लिमिटेड शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो ये हमारे लिए ड्रॉबैक है। वाटर पोल्यूशन को देखें तो सीवेज या
फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, ऑयल्स हो गए, इसके थ्रू हम वाटर को कॉन्टामिनेटेड बना रहे हैं। अब जो मेन बैक्टीरिया होगा जो कि बीमारियां डिफरेंट काज करता है, लाइक कॉलरा हो गया, टाइफाइड्स हो गए। अब ये बैक्टीरिया जाता कैसे है? ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू डिफरेंट डिजीज़ फैलाता है बहुत सारे लोगों के अंदर, जबकि प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, जो कि वाटर पॉल्यूशन का काज करता है। अब फर्टिलाइज़र के थ्रू भी बहुत सारे केमिकल्स वाटर के अंदर चले जाते हैं, लाइक नाइट्रेट्स को देख लें हम, या फास्फेट्स को देख लें, तो ये दोनों यूट्रॉफिकेशन करते हैं। अब काफ़ी बार पूछा जाता है कि यूट्रॉफिकेशन होता क्या है? ये इनरिचमेंट है सॉइल की इनरिचमेंट है। किसके साथ इनरिचमेंट है? नेचुरल न्यूट्रिएंट्स के साथ, यानी कि जो आपके पास एनवायरनमेंट से जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर वो आपके पास पेनिट्रेट कर जाते हैं या रन ऑफ हो जाते हैं सॉइल के अंदर, तो उसे यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। प्लांट नीड नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। देखा, प्लांट्स आप कहते हैं खुराक बना रहे हैं, और खुराक के लिए क्या चाहिए? नाइट्रेट्स चाहिए, फॉस्फेट्स चाहिए। जितने ज़्यादा प्रोटीन होंगी उतनी ज़्यादा खुराक बनेगी, और जितनी खुराक ज़्यादा बनेगी उतनी ग्रोथ होगी। तो खुराक के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए नाइट्रेट्स और फास्फेट चाहिए, जिसे आप नाइट्रोफास्फेट भी कहते हैं। अब जो वाटर पॉल्यूशन है, एक तो ये अल्कल ब्लूम पैदा करती हैं, दूसरा सैटेलाइट के इमेज को डैमेज कर देती हैं। जैसे देखें, आपके पास ये अलजी का बायस बनती हैं, तो अलगल बलूम काज कर देती हैं, कि जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट को डैमेज कर देता है, डिफरेंट फेसेस को बैड इमेज शो करवा देता है। ये देखें, यूट्रॉफिकेशन हुई हुई है, तो जहाँ देख सकते हैं कि जहाँ आपके पास एक प्योर एनवायरनमेंट था, यही यूट्रोफिकेटेड एनवायरनमेंट है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये देख लें आप कि यहाँ देखें, जो वाटर पॉल्यूशन है उसके कितने ज़्यादा नुकसान हैं। अब यूट्रॉफिकेशन के तरह देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, डिफरेंट केमिकल्स जो एयर से रन ऑफ होते हैं खा के अंदर, वाटर के अंदर, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर डिफरेंट बीमारियां काज करती हैं, जो कि अलगल वलूम का बायस बनते हैं। सेडिमेंट्स फ्रॉम लैंड ब्लॉक सनलाइट। ये क्या करते हैं कि सनलाइट को जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं, एनिमल्स होती हैं, ऑर्गेनिज्म होती हैं, उन तक नहीं पहुंचने देते। जब ये उन तक नहीं पहुंचेगी सनलाइट, तो डेफिनेटली क्या होगा? उनकी डेथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेड फिश इन चैनल। ये 2010 के अंदर बहुत सारी फिशेस की डेथ हो गई थी चाइना के अंदर। और क्यों हुई थी? क्योंकि जो आपके उनके पास जो रिवर थे या ओशन थे जिनके अंदर फिशेस मौजूद थी, वो पॉल्यूटेड हो गया। तो एक तरह से जो आपके पास फिशेस है उसको भी आप डैमेज कर रहे हैं थ्रू वाटर पॉल्यूशन। इज देयर वे टू मेक अ सीवेज टू सेव पोर इनटू सी? क्या कोई ऐसा ज़रिया है कि आप पोल्यूटेड वाटर को समंदर के अंदर डालने से महफूज रख सकें? यस, डालना ही है। तो आप क्या कर लें, उस वाटर को, सेवेज वाटर को पहले ट्रीट करें, उसके अंदर से जहरीले केमिकल्स को निकाल लें, देन उसे आप सी वाटर के अंदर छोड़ दें। तो ये बेहतरीन तरीका है। सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो क्या करते हैं? हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स को, रॉ मटेरियल से हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर देते हैं, जिसे आप सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो एक तरह से ये आपके पास हाईली बेनिफिशियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो इनके थ्रू हम इन्वायरमेंट को क्लीन बना सकते हैं। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट को देख लें ज़रा। ये है जिसके अंदर जो सॉलिड आपकी मेन सेवेज वाटर था उसको ट्रीट आउट किया गया,
उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट, एक तो मैंने बताया आपको सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया रिमूव करते हैं, दूसरा डिफरेंट प्लांट्स भी हमने खुद बनाए हुए हैं जो कि वॉशिंग करते हैं आपके पोल्यूटेड वाटर से, डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं, और जो क्लीन एंड आपके पास प्योर वाटर होता है उसे सीज ओशंस के अंदर डाल दिया जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये सेटिंग टैंक है आपके पास, यहाँ से वाटर को आप क्लीन करके साफ करके डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्लूक में भी, यानी कि स्लज भी आप बना सकते हैं, डम्प्ड इनटू द सी, ड्राइड फॉर फर्टिलाइजर्स, फॉर्म टू द मेक मीथेन गैस। अब इस जो वाटर आपने वॉश किया है उससे जो टॉक्सिक केमिकल्स आपने निकालने हैं, आप इससे मीथेन गैस भी बना सकते हैं। इनको ड्राई करके फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़मीन के अंदर इनको दफन भी कर सकते हैं। अब वाटर जो होगा सेवेज ट्रीटमेंट के बाद आप उसे डिफरेंट इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो अब पॉल्यूटेड हो से पॉल्यूशन से वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। व्हाट हैपन्स टू द एफ्लुएंट, कि जो एफ्लुएंट था जिससे आपने न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए उसको आप अब क्या करें, तो अभी मैंने डिस्कस किया, आप उसे इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर पोल्यूशन के अंदर, ये सीवेज का वाटर था मैंने बताया आपको। अब फर्टिलाइज़र को देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करवाने के लिए, प्रोडक्ट इंक्रीज़ करवाने के लिए, क्वांटिटी इंक्रीज़ करवाने के लिए हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारे पास वाटर पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, वाटर कॉन्टामिनेशन ग्राउंड वाटर के अंदर बढ़ती जा रही है। द यूज़ ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र आर लेस सॉल्युबल, डो नॉट ओवर अप्लाई फर्टिलाइज़र को हमने ज़्यादा नहीं लगाना भी है, ज़रूरत के मुताबिक ओवर अप्लाई नहीं करना फर्टिलाइज़र का, और वो नेचुरल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं जो कि लेस सॉल्युबल होने चाहिए। ये थे हमारे पास फर्टिलाइज़र। आप ज़रा पेस्टिसाइड को देख लेते हैं, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो केमिकल होंगे जो इंसेक्ट्स को यानी कि या पेस्ट को किल करते हैं। अब ये पेस्ट को किल करने वाले क्या होते हैं, वाटर के साथ ओशंस के अंदर चले जाते हैं और वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। अब ये परसिस्टेंट भी हो सकते हैं, यानी कि रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर दे हैव रिलीज। नॉन रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन इन द एनवायरनमेंट सून आफ्टर दे हैव बीन रिलीज। तो आपने कौन से पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने हैं जो आपके पास नॉन परसिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि एक बार इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उनका जो असर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो नॉन परसिस्टेंट पेस्टिसाइड कहलाते हैं। अगर वो रहेंगे तो आफ्टर देयर यूज़ वो इन्वायरमेंट को डैमेज करते रहेंगे। कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होती हैं पेस्टिसाइड के, लाइक ये किल करते हैं बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को, लाइक ये हमारे पास बीज वगैरह हो गई, तो ये पेस्टिसाइड इनको भी किल कर देते हैं। सेकंड, पेस्टिसाइड क्या कर सकते हैं, फूड चेन को बिल्ड कर सकते हैं। जब पेस्टिसाइड फूड चेन के अंदर चले गए, जस्ट सपोज वाटर के अंदर गए, वाटर से इंसेक्ट्स को ले लिया फिश ने, फिश को ह्यूमन बीइंग ने, तो एक तरह से ये कार्निवोर तक पहुंच जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए हैं वो लाइफ के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। तीसरा, काज वाटर पॉल्यूशन का मेन जो कि वाटर को डैमेज किया जा रहा है, डिफरेंट इंसेक्ट्स को भी देख लें तो ये भी पेस्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंस होते हैं इंसेक्ट्स, जो कि हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे होते हैं। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड क्या है, ऑर्गेनिक फूड इसको हम प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए, जो कि पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं होते। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ऑर्गेनिक फूड खाएं। अब ऑर्गेनिक फूड वो फूड होती है, याद रखिएगा, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स से भी महफूज होती है
और पेस्टिसाइड से भी महफूज खुराक होती है। अब हम कैसे बच सकते हैं पेस्ट से? तो केमिकल कंट्रोल स्प्रे करते हैं पेस्ट का। दूसरा हम बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, जिसके थ्रू आप दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं किल आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप वेस्प को यूज़ करते हैं कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जिसमें आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी सेकंड बड़ी अच्छी एग्जांपल है लेडी बर्ड की, जो कि फीड करता है एफिड को। फिश ईट लार्वा ऑफ मॉस्किटो। एक ऐसी फिश भी होती है जो कि मॉस्किटो का लार्वा खा जाती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर रहा है। तो इसे बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के। लाइक फर्स्ट वन है हमारे पास पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही होती हैं। आप क्या करते हैं, कोई ऐसा जो एजेंट यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमारे पास वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने वाला एजेंट कैप्चर हो जाता है बायोलॉजिकल सोर्स के थ्रू। सेकंड, पेस्ट हमेशा आपके पास रेजिस्टेंस होते हैं, बीमारियां काज करने वाले होते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक इंट्रोड्यूस एस ऑर्गेनिज्म डाई आउट एज एनवायरनमेंट डज नॉट सूट। यानी कि ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई आउट हो जाते हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, एनवायरनमेंट के लिए वो सूटेबल नहीं होते। या फिर कंट्रोलिंग एजेंट ऐसे आ जाते हैं जो कि ऐसे पेस्ट को खा जाते हैं जो कि यूजफुल स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। वाटर पोल्यूशन के अंदर ऑयल स्पॉइलेज का बड़ा रोल है। यानी कि बाज़ अवत टैंकर की वजह से ऑयल बहुत सारा गिर जाता है जो कि वाटर के अंदर चला जाता है, और वो क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन खास कर देता है। अब जो बर्ड्स होते हैं वो डाई आउट हो जाते हैं। कब? जब आपका वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, स्पेशली जब वाटर के अंदर ऑयल चला जाता है, तो बर्ड्स इससे ज़्यादातर अफेक्टेड होता जाते हैं। क्यों? कि वो इससे हैवी मेटल्स होती हैं और इससे वो फ्लाई नहीं कर सकते, उनके विंग्स का प्रॉब्लम बन जाता है। दूसरा, जो गिल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। किसके थ्रू? ऑयल के थ्रू। तो ये आपने ड्रॉबैक याद रखना है कि ज़्यादातर नुकसान ऑयल का होगा बर्ड्स के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर होगा, जो मैंने बताया आपको, गिल्स के ऊपर। जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे उनके गिल्स क्लाउड हो जाते हैं। सी शोर के ऊपर जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं कवर्ड विद ऑयल, वो ऑयल के साथ आपके पास कवर्ड हो जाते हैं। और जो चीज़ ऑयल के साथ कवर्ड हो गई वो फिर समझ लें कि नॉन फंक्शनल हो जाती है। प्लास्टिक का क्या रोल है एक एनवायरनमेंट के अंदर? डिफरेंट पर्पस के लिए हम प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं। तो लैंड पोल्यूशन के अंदर प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है, जो कि लैंड पोल्यूशन काज कर रही है। यानी कि डंपिंग ऑफ रबिश। ये देख लें आप, कितना कूड़ा क्रिकेट फेंका जा रहा है। अब जो वेस्ट है उसको मैनेज करना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मैनेज करना है। लाइक कलेक्शन करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है मटेरियल्स की। लाइक हाउस होल्ड से, बिजनेस से, स्कूल से आपने मैनेज करना है वेस्ट प्रोडक्ट को, फिर ट्रांसपोर्ट करना है ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग्स मौजूद ना हो। तो यहाँ से लैंड पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लैंडफिल की अगर बात करें तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोजल के लिए। लाइक लैंडफिल involves dumping waste in the unused unwanted sites such as disused quarries। यानी कि आप वेस्ट प्रोडक्ट को ऐसी जगह पर डंपिंग कर देते हैं जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। लाइक इन ऑर्डर टू फिट मोर इन, यानी कि रबिश लैंड को साइट को इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली स्केच कर लेते हैं, रिड्यूस ऑर्डर को कर लेते हैं, या प्रिवेंट लाइट वेट वेस्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, स्केचिंग आपके पास रिमूव करता है एयर को, भी लीड्स लैंड्स बिकमिंग एनारोबिक बन जाती है, जिसके थ्रू आपके पास वो
लैंड जिसमें एयर मौजूद नहीं होगी, तो साफ ज़ाहिर एयर मौजूद नहीं होगी तो लिविंग कैसे रह सकती हैं वहाँ पर। What can be done for the landfills to take long to become full? Burning, compressing, extracting certain material for use. ये बहुत अच्छा रूल है कि some land sites are engineered to capture methane. Methane is used for generate energy. अब मीथेन से आप डिफरेंट इंजन्स के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू आप क्या इस्तेमाल कर निकाल सकते हैं मीथेन, जो कि आप एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीनियर लैंड कौन सी होती है, लैंड फील्ड के अंदर आप प्लास्टिक प्रिवेंट लीचिंग, लीचिंग के लिए प्लास्टिक लगा देते हैं, जो कि प्रिवेंट कर रही होती है कि कोई चीज़ इसके अंदर डैमेज पार्टिकल्स या कोई चीज़ रन ऑफ ना कर सके। तो प्लास्टिक लाइनिंग एट द लैंडफिल्स एक तरह से ये भी कर दी जाती है। उसके बाद है ड्रॉबैक ऑफ द लैंडफिल्स। लैंडफिल के कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, लाइक रॉटिंग रबिश एमिट्स एक्सप्लोसिव गैसेस एयर के अंदर छोड़ देती हैं, जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर देती हैं। कुछ टॉक्सिन्स होती हैं जो कि लीच आउट हो जाती हैं लैंडफिल के अंदर, जो कि कॉन्टामिनेटेड हो जाती हैं सी के अंदर, तो ये भी हमारे पास सॉइल से लैंड के अंदर चले गए। कुछ विजुअल पॉल्यूशंस भी होती है, रोटिंग रबिश जो कि आपके पास ऑर्डर प्रोड्यूस करती है, इनकरेज करती है, पेस्ट वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, यानी कि स्मेल वगैरह क्रिएट कर देती है जो रोटिंग रबिश होती है। लाउड म्यूजिक या फिर लिट बोट ड्यूरिंग बोट पार्टीज, ये बहुत बड़ा नॉइस पोल्यूशन का कॉज है। पॉलिशिंग ओल्ड कार्स ऑफ क्लिट्स, अब जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको आप क्लोज इंटरेसिस ब्रोस वेयर द बर्ड्स नेस्ट थियर दे डोंट ब्रीड, उन जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर नेस्ट ब्रीड नहीं करने चाहिए थे, जो कि एक ड्रॉबैक है। उसके बाद है फिश फार्मिंग, यानी कि एक्वेटिक फिशरिंग। फिश फार्मिंग ये क्या है, आपके पास रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। रेयर यानी कि आप एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को फार्म करवाते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, इसे फिश फार्मिंग कहते हैं। फिश फार्मिंग आप ग्राउंड टैंक के अंदर भी करवा सकते हैं या फिर नेट्स के अंदर भी आप करवा सकते हैं, जिसमें 84% ऑफ फिशेस आप प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। मेल्टा जो है आपके पास एक मेन पॉइंट। फिश स्टॉक की बात करें तो आप इसमें आप फिशेस को डिफरेंट पर्पस के लिए स्टॉक किया जाता है, जिसमें आप फिश को फिर आप डिफरेंट केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब फिश के अंदर क्या ग्रो करवा सकते हैं, लाइक लोबस्टर हो गया, श्रिम्प्स हो गया, ओस्टर हो गया, अलगा हो गया, डिफरेंट आप एलिमेंट्स इससे एक्सट्रैक्ट करवा रहे होते हैं। अब फिश हमारे पास प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। फिश वेस्ट और अनईटन फूड, फिश जो हमारे पास फार्म होते हैं ये डैमेज काज करते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। कैसे फिश फार्म, एक तो फिश फार्म वेस्ट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, और अनईटन फूड जो होती है फिश की वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे होते हैं। तो एक तरह से ये हमारे पास डैमेज काज कर रहे हैं फिशेस भी। अब कंजर्वेशन अच्छा पॉइंट है कि हमने जो कोई चीज़ हमारे पास लिया नुकसानदायक है उसको कंजर्व कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे करना है, हेल्थी स्टेट कैसे रखनी है। फर्स्ट स्टेप ये है कंजर्व करने के लिए हमने नेचुरल रिजर्व करना है, इनके प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज को हमने कंजर्व करना है। स्मॉल नंबर में जो स्पीशीज रह चुकी होंगी उसे हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे, उसे हमने प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, हमने ऐसे कानून लागू करने हैं जो ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग को कंट्रोल कर सकें, तो इसके थ्रू भी हम इसे को कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड स्पीशीज की बात करें तो सम स्पीशीज कैन नॉट बी कॉट, सोल्ड, किल्ड, तो इस तरह के कानून बनाकर हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट वेज जो एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं उसमें हेल्पिंग रेयर एनिमल्स हो गए आपके पास, जो कि प्रोड्यूस कर रहते हैं जूस के अंदर, प्रिवेंट एक्सटेंशन को,
और दूसरा जो हमारे पास फिशिंग नेट्स होती हैं मस्ट हैव लार्ज, इतने बड़े होने चाहिए होल्स इनके, ताकि यंग वहाँ पर वो एस्केप आउट हो सके। उसके बाद जो रबर वॉल्स होती हैं मस्ट बी रीबिल्ड। प्रिवेंट सॉइल एरोजन्स, सॉइल एरोजन को कंट्रोल करती हैं। दूसरा कंजर्व वाइल्ड लाइफ लिविंग जो होगी उसको ये कंट्रोल करके रखेंगी। उसके बाद है बस consider to the area's ecological importance. Many trees are prevent many types of the birds. Different trees different birds को कंजर्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स होते हैं, इन विच डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं। What is the main problem located in the conservation agricultural land in moist lands? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.